दोस्तों, आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज कहानी को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करना। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने सोमी लव स्टोरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। आइए आज के भाग की कहानी सुनते हैं। एक दिन जब उसे रात में नींद नहीं आ रही थी तो वो अपने कमरे से बाहर आती है। तभी उसे ड्राइंग रूम में बैठे हुए उसके पापा नजर आते हैं, जिनकी आंखों में आंसू थे। और वो उसकी मम्मी शोभा जी से कह रहे थे कि मैं अपनी बेटी को इस हालत में नहीं देख सकता। जब वो पैदा हुई थी तब मैंने सपना देखा था कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ी अफसर बनेगी और हमारा नाम रोशन करेगी। पर पता नहीं मेरी बेटी के साथ ऐसा क्या हुआ है जो वो इतनी गुमसुम होकर रहने लगी। उसकी हालत देखकर मुझे बहुत रोना आता है। शोभा जी भी आंसू पोंछते हुए कह रही थी, एक नहीं कई बार पूछ चुकी हूँ, लेकिन वो है कि कुछ बताती ही नहीं। आपको पता है, माँ जी तो ज्योति की ऐसी हालत देखकर खाना पीना ही छोड़ दी है। और नैना तो दिन में 50 बार पूछती है कि मम्मी दीदी मुझसे कब बात करेंगी। ज्योति जब अपनी मम्मी पापा की ये बात सुनती है तो उसे एहसास होता है कि उसके इस तरह गुमसुम रहने पर पूरा परिवार ही दुखी है। उसके सामने तो सब हंसते मुस्कुराते हैं, लेकिन जब वो नहीं होती तो वो लोग भी उसकी तरह ही रोते तड़पते हैं। वो अपने मन में कहती है कि मेरे साथ बुरा हुआ है तो उसकी सजा मैं अपने पूरे परिवार को क्यों दे रही हूँ। अगली सुबह जब उसके पापा गार्डन में पौधों को पानी दे रहे थे और दादी माँ वहीं बैठे माला जप रही थी, तो वो भी उन्हीं के पास जाती है और अपने पापा से कहती है, पापा मैं पढ़ना चाहती हूँ। आज पूरे 10 महीने बाद वो अपने पापा के सामने मुस्कुराकर कुछ कह रही थी। और उसे मुस्कुराते हुए देखकर पूरे परिवार में जान आ गई थी। उसके पापा आगे बढ़कर उसे गले से लगाकर कहते हैं, बेटा मैं कल ही तुम्हारे एडमिशन का फॉर्म फिल कर दूंगा। दिन धीरे धीरे बीत रहे थे और ज्योति अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही थी। हालांकि वो अपनी जिंदगी का वो हादसा भूली तो नहीं थी, लेकिन ये कोशिश कर रही थी कि वो हादसा उसे आगे बढ़ने से ना रोके। और फिर एक बार ज्योति कॉलेज में एडमिशन ले लेती है और अपनी पढ़ाई शुरू कर देती है। देखते ही देखते 4 साल बीत गए थे और उसे गवर्नमेंट बैंक में मैनेजर की पोस्ट मिल गई थी। आज वो बहुत खुश थी, क्योंकि उसके पापा बड़े गर्व से अपनी दोस्त को फोन पर बता रहे थे कि आज उनका बरसों का देखा हुआ सपना पूरा हो गया। दिन बीत रहे थे और ज्योति अपने काम में इतनी बिजी हो गई थी कि अब उसे पीछे मुड़कर देखने का समय ही नहीं था। और फिर एक दिन जब वो ऑफिस से लौट रही थी कि तभी रास्ते में उसे मंदिर दिखाई देता है। वो अपनी गाड़ी रोकती है और भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर में चली जाती है। वो भगवान के दर्शन कर ही रही थी कि तभी एक औरत वहां आती है और पंडित जी से कहती है, पंडित जी आज मेरी नाती का जन्मदिन है, उसके नाम की पूजा कर दीजिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि भगवान मेरे नाती को सद्बुद्धि दे और उसकी जिंदगी में एक ऐसी प्यारी सी लड़की भेज दे जिसे देखकर मेरा नाती शादी के लिए हाँ कर दे। पंडित जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, माँ जी आप चिंता मत करिए, जिसके साथ आपके नाती का बंधन जुड़ा होगा वो कन्या जब उसके सामने आएगी तो फिर वो मना नहीं कर पाएंगे। पंडित जी 3 साल से न जाने कितनी लड़कियां मैं उसे दिखा चुकी हूँ, लेकिन उसे आज तक एक भी लड़की पसंद नहीं आई। जब भी कोई लड़की दिखाती हूँ तो उस लड़की में हजारों नुक्स निकाल देता है। पता नहीं कौन सी हूर की परी वो लेकर आएगा और फिर उससे शादी करेगा। ज्योति उनकी बात पर मन ही मन मुस्कुरा देती है
और फिर आगे बढ़कर पंडित जी से प्रसाद लेने लगती है। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, तो उस औरत को देखकर कुछ सोचती है और फिर आगे बढ़ जाती है। तभी वो औरत कहती है, बेटा, शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। ज्योति पीछे मुड़कर देखती है और कहती है, नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना। क्या आप मुझे जानती हैं? वो मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ बेटा, मेरा नाम सीता देवी है। ज्योति जैसे ही सीता नाम सुनती है, तो उसे वो दिन याद आ जाता है जब सीता देवी ने उसे रास्ते में लिफ्ट दिया था। वो हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करती है और कहती है, माफ करना, मैं आपको पहचान नहीं पाई थी। सीता देवी और ज्योति मंदिर से बाहर आ जाती हैं और सीढ़ियों पर बैठकर एक दूसरे से बात करने लगती हैं। बातों ही बातों में ज्योति उन्हें बताती है कि यहीं पास में उसका घर है। तब सीता देवी भी उसे बताती है कि पहले वो लोग बेंगलोर में रहते थे, पर अब उनका नाती पुलिस में एक बहुत बड़ा अफसर बन गया है और उसकी ड्यूटी यहाँ महाराष्ट्र में लग गई है। इसलिए वो अपने नाती के साथ यहीं महाराष्ट्र में रहती है। सीता देवी ज्योति की सादगी और मीठे व्यवहार को देखकर उसे बहुत पसंद करती हैं और मन ही मन वो अपने नाती के लिए उसे पसंद भी कर लेती हैं। वो ज्योति से उसके मम्मी पापा और उसके घर के बारे में पूछती हैं। थोड़ी देर ज्योति से बातचीत करने के बाद जब वो घर आती हैं, तो वो अपनी नौकरानी से ज्योति के बारे में बताती हैं और कहती हैं, तुम्हें पता है, 5 साल पहले भी जब मैंने उस लड़की को सड़क पर देखा था, तो वो मुझे बहुत खूबसूरत और मासूम लगी थी। और आज 5 साल बाद भी वो पहले से कहीं ज्यादा मासूम और खूबसूरत लग रही थी। मेरा तो बहुत मन कर रहा था कि मैं अपने छोटे की शादी उस गुड़िया जैसी लड़की से कर दूं, जिसे देखकर लगता है कि वो कोई परियों के देश से आई है। सीमा हंसते हुए कहती है, नानी, आप तो हर लड़की से साहब की शादी करवाने के लिए तैयार रहती हैं, लेकिन साहब तो लड़कियों की तरफ एक नजर उठाकर भी नहीं देखते। वो छल्लाते हुए कहती है, इसी बात का तो दुख है मुझे। किसी लड़की को वो नजर उठाकर नहीं देखता। कहीं नाते रिश्तेदारी में मैं उसे ये सोच कर ले जाती हूँ कि शायद कोई लड़की उसे पसंद आ जाए और वो मुझसे कहे कि नानी माँ, मुझे इस लड़के से शादी करनी है। तो वहां भी जाकर या तो ये फोन में लगा रहता है या फिर बड़े बूढ़ों के साथ बैठकर टाइम पास करता है। मजाल है कि उस जगह भी जाए जहां कोई खूबसूरत लड़की बैठी हो। सीमा हंसते हुए कहती है, नानी, ऐसा लगता है कि साहब को लड़कियों से एलर्जी है। एलर्जी नहीं, मुझे तो लगता है कि इसे लड़कियों से मिलने जुलने में शर्म आती है, पर लड़कों से बात करने में। नानी, आपका मतलब है कि साहब को लड़की पसंद है? इतना कहते हुए सीमा अपने दोनों कानों पर अपने हाथ रखते हुए कहती है, हाय राम, साहब को लड़की पसंद है। वो हल्का सा मुंह बनाते हुए कहती है, माफ करना नानी माँ, आजकल ये खूब देखने को मिल रहा है कि लड़के लड़के से प्यार करते हैं और फिर एक दूसरे से शादी भी कर लेते हैं। देख लो नानी, कहीं ऐसा ना हो कि साहब को भी लड़कियों में नहीं लड़कों में रुचि हो और किसी दिन वो परियों के देश से आई हुई परी नहीं, बल्कि अपने जैसे ही एक 6 फुट के लंबे चौड़े परा को लेकर आ जाए और आपसे कहे, नानी माँ, ये मेरी बीबी और आपकी बहू है। सीता देवी अपनी छड़ी उठाते हुए कहती हैं, बेशर्म लड़की, तुझे शर्म नहीं आती मेरे नाती के बारे में ऐसी अफवाह उड़ाते हुए? आइंदा से अगर तूने ऐसी बात की तो अपने छोटे से कहकर तुम्हें हवालात में डलवा दूंगी। सीमा हाथ जोड़ते हुए कहती है, नानी, गलती हो गई। राम कसम, आज के बाद कभी ऐसी बात अपनी जबान पर भी नहीं लाऊंगी। अब जाओ और जल्दी से खाना बना लो, छोटे के आने का समय हो गया है। सीमा भागते हुए किचन में चली जाती है और नानी बैठकर टीवी देखने लगती हैं। करीब आधा घंटे बाद
वहां नानी का नाती छोटे आता है। यूं तो नानी उसे प्यार से छोटे कहकर बुलाती थी, लेकिन देखने में वो पूरे 6 फीट का लंबा, चौड़े सीने वाला और जिम में तराशी हुई फौलादी कद काठी वाला मर्द था, जिसकी चाल में ही आत्मविश्वास झलकता था। सलीके से जमे बाल, गुलाबी ओठों के ऊपर सजी घनी घनी मूछें और तीखी हुक्म चलाने वाली आंखें, उसकी शख्सियत ऐसी थी कि जो एक बार देख ले, नजरें हटाना मुश्किल हो। वो सीता देवी के पास आता है और पीछे से उनके गले में बाहें डालते हुए कहता है, तो आज फिर मेरी नानी माँ भजन कीर्तन ना करके फिर सास बहू के सीरियल देख रही हैं। नानी माँ अपने गले से उसका हाथ हटाते हुए बोली, भजन कीर्तन करो तुम, क्योंकि शादी ना करके संन्यास लेने का इरादा तो तुम्हारा है, क्योंकि तुम्हें तो शादी से डर लगता है। वो अपनी गन निकाल कर साइड में रख देता है और मुस्कुराते हुए उनके कदमों में बैठकर कहता है, अरे मेरी नानी माँ का गुस्सा तो आज 7वें आसमान पर चढ़ा है। अब उस गुस्से को उतारने के लिए मैं इतनी लंबी सीढ़ी कहाँ से लाऊंगा। नानी माँ अपना मुंह फेरते हुए कहती है, 25 साल का हो गया है, फिर भी बच्चों की तरह मजाक करता फिरता है। वो उनकी गोद में सर रख देता है और कहता है, नानी माँ मैं आपके लिए बच्चा ही तो हूँ। नहीं, अब तो बच्चा नहीं बूढ़ा लगने लगा है, इसलिए अब मुझे तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलना है। वो समझ गया था कि आज उसकी नानी माँ जरूर फिर कोई लड़की पसंद करके आई हैं, इसलिए वो बहुत आराम से उनके बगल में सोफे पर बैठ जाता है और उनका हाथ पकड़ते हुए कहता है, इस बार लड़की आपको कहाँ मिली थी? सब्जी खरीदते समय, सड़क पार करते समय या फिर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी फूल माला बेचते हुए? वो खुश होते हुए कहती हैं, प्रसाद चढ़ाते समय। अच्छा, तो अब सीता देवी को पंडित जी की बिटिया पसंद आ गई। धत, वो पंडित जी की बिटिया थोड़ो ना है, वो तो प्रसाद चढ़ाने आई थी। तुमको पता है, वो एक बहुत बड़े बैंक में मैनेजर की नौकरी भी करती है। एक बार देखोगे तो बस देखते ही रह जाओगे। इतनी वो सुंदर थी, रंग तो बिल्कुल दूध जैसा सफेद, और उसकी स्किन मक्खन से भी ज्यादा मुलायम, और बाल इतने मुलायम मानो अभी अभी शैम्पू करके घर से निकली हो। और आवाज तो इतनी सुरीली, इतनी सुरीली, इतनी सुरीली कि मन किया कि बस उसे ही सुनती जाऊं, सुनती जाऊं। सीता देवी एक के बाद एक ज्योति की सारी खूबसूरती बयां कर रही थीं, और उनका नाती अपने माथे पर हाथ रखे हुए अपने आप से कहता है, अब जब तक नानी माँ उसकी खूबसूरती पर 4 पन्ने मुझे सुना नहीं देंगी, तब तक उन्हें चैन नहीं आएगा। वो सीमा को कॉफी लाने का इशारा करता है। सीमा धीरे से कहती है, साहब इस बार आप शादी कर ही लीजिए, क्योंकि नानी माँ बता रही थी कि वो लड़की परियों के देश से आई है। तभी नानी माँ को उन दोनों की कुसुर फुसुर सुनाई देती है, तो वो अपनी छड़ी उठाते हुए कहती हैं, छोटे, इस सीमा की बच्ची को तुम अभी नौकरी से निकाल दो। चोरी छुपे हम दोनों की बातें सुनती है और फिर चटकारे ले लेकर सबको बताती है। सीमा डरते हुए वहां से चली जाती है और नानी माँ अपना फाइनल डिसीजन सुनाते हुए कहती हैं, मैं कल ही उस लड़की के घर जाऊंगी और उसके मम्मी पापा से मिलकर तुम्हारा रिश्ता तय कर दूंगी। बिल्कुल नानी माँ, आप कल ही मेरी शादी वहां फिक्स कर देना। अब चलो जल्दी से डिनर कर लो, उसके बाद आपको दवाई भी खानी है। नानी माँ गुस्सा करते हुए कहती हैं, मैं जानती हूँ कि तुम इतनी आसानी से मेरी बात क्यों मान गए। क्यों? क्योंकि इस समय तुम्हें मुझे दवाई खिलानी है, और हमेशा की तरह अभी तुम मेरी हाँ में हाँ मिलाओगे, और फिर सुबह होते ही इम्पोर्टेंट मीटिंग या केस का बहाना करके तुम यहाँ से चले जाओगे। अब तुम्हारे सारे पैतरे मुझे समझ में आ गए हैं, इसलिए मैं भी बड़ी चतुर सयानी हो गई हूँ। नानी माँ सच में कल कोई बहाना नहीं करूँगा। चलो जल्दी से डिनर कर लेते हैं,
क्योंकि आज सच में सुबह से कुछ भी नहीं खाया हूँ, इसलिए भूख बहुत जोरों से लगी है। भूख का सुनते ही नानी माँ जल्दी से उठ जाती हैं और चिल्लाते हुए कहती हैं, सीमा की बच्ची जल्दी से खाना लगाओ, मेरे छोटे को बहुत तेज भूख लगी है। थोड़ी ही देर में नानी को खाना खिलाकर और फिर मेडिसिन देकर वो अपने कमरे में आ जाता है। और जैसे ही बेड पर लेटता है तो कुछ सोचकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं और फिर वो उदास लहजे में कहता है, जानता हूँ कि तेरी आंखों से अनगिनत ख्वाब छीने हैं मैंने। जानता हूँ कि तेरी हंसी तेरी मुस्कान का कातिल हूँ मैं। जानता हूँ कि तू मेरे इन हाथों की लकीरों में नहीं, लेकिन फिर भी दुआ करता हूँ हर पल तू मिल जाए बस एक बार मुझे नसीबों से, तो पूरी कायनात तुझ पर वार दूं और तेरी आंखों के आंसुओं को अपने ओठों से चुन लूं। वो धीरे से अपनी आंखें बंद करता है और अपने मन में कहता है, ज्योति कहाँ हो तुम बस एक बार मेरे सामने आ जाओ और देखो मुझे। अब मैं वो पहले वाला गौरव प्रताप सिंह नहीं हूँ जो लड़कियों की इज्जत नहीं करता था। पिछले 5 साल से तुम्हारी माफी पाने के लिए हर पल तड़प रहा हूँ। हर रात तुम्हारी यादों में जागता हूँ और हर सुबह इस उम्मीद में उठता हूँ कि शायद आज कोई ऐसा चमत्कार हो जाए और तुम मेरे सामने आ जाओ। पर जैसे जैसे दिन बीतता है और रात होती है, तुमसे मिलने की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। उधर नानी माँ बेड पर लेटी ज्योति के बारे में ही सोच रही थी। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो अभी ज्योति के घर जाती और ज्योति के घर वालों से उसका हाथ मांग लेती। वो मन ही मन डिसाइड करती हैं कि कल चाहे कुछ भी हो जाए, वो शाम को छोटे को लेकर ज्योति के घर जरूर जाएंगी। जैसे ही सुबह हुई, नानी माँ जल्दी से मंदिर में आरती करती हैं और डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाती हैं। 2 घंटे जिम में पसीना बहाने के बाद गौरव जब डाइनिंग टेबल पर आकर बैठता है तो नानी बड़ी प्यार से उसकी तरफ देखते हुए कहती हैं, छोटे, एक बार अगर तुम उस लड़की को देख लोगे तो सच कहती हूँ तुम उसे भूल नहीं पाओगे। वो ब्रेकफास्ट करते हुए कहता है, नानी माँ, आज शाम मैं आपके साथ नहीं चल पाऊंगा क्योंकि मेरी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। मैं जानती थी कि तुम कुछ ऐसा ही बताओगे, इसीलिए मैंने सारी तैयारी करके रखी है। तैयारी? कैसी तैयारी नानी माँ? वो सब मैं बाद में बताऊंगी। इतना कहते हुए वो वहां से चली जाती हैं। शाम के 7 बज रहे थे और नानी माँ सीमा को लेकर ज्योति के घर पहुंच जाती हैं। वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि ज्योति अभी ऑफिस से नहीं आई है, इसलिए वो ज्योति के आने से पहले ही अपने नाती की फोटो दिखाते हुए उसके पापा से कहती हैं, ये मेरा नाती गौरव प्रताप सिंह है, पुलिस डिपार्टमेंट में एसपी है। आपकी बेटी को मैंने मंदिर में देखा था और मुझे अपने नाती के लिए आपकी बेटी बहुत पसंद आई। फिर बातों ही बातों में मैंने आपकी बेटी से आपके घर का एड्रेस पूछा और रिश्ते की बात करने के लिए आपके पास आ गई। ज्योति के पापा आलोक जी तो गौरव प्रताप सिंह को बहुत अच्छी तरह से जानते थे और पहले कई बार मिल भी चुके थे, इसलिए वो गौरव से पहले से ही बहुत इम्प्रेस थे। और जब उन्हें पता चलता है कि सीता देवी गौरव की नानी हैं, तो वो सीता देवी से मिलकर भी बहुत खुश होते हैं। वो हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, ये मेरे धन्य भाग हैं जो आप अपने नाती का रिश्ता मेरी बेटी से कराना चाहती हैं। पर रिश्ता तय करने से पहले मैं चाहता हूँ कि एक बार दोनों बच्चे आमने सामने मिलकर बात करें। सीता देवी खुले विचारों की महिला थी, इसलिए वो मुस्कुराते हुए कहती हैं, चाहती तो मैं भी यही हूँ। मेरा नाती बस अभी थोड़ी देर में ही आने वाला है। इतना कहते हुए वो सीमा को हल्का सा इशारा करती हैं। सीमा घर से बाहर चली जाती है और चुपके से गौरव को कॉल लगाती है और कहती है, साहब,
मैं नानी माँ को लेकर उस लड़की के घर आई थी, पर उस लड़की ने शादी करने से मना कर दिया। तो नानी माँ ने ये बात अपने दिल पर ले ली और उनका बीपी बहुत हाई हो गया है। आप जल्दी से यहाँ आ जाओ। गौरव गुस्सा करते हुए कहता है, सीमा, ये रोने की एक्टिंग करना बंद करो। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि नानी माँ को कुछ नहीं हुआ है। ये सिर्फ उनका नाटक है और कुछ नहीं। और हाँ, अब तुम उनसे कहना कि साहब का फोन नहीं लगा, इसलिए बात नहीं हो पाई है। सीमा थोड़ा डरती हुई कहती है, साहब, नानी माँ आपसे बहुत प्यार करती हैं, इसलिए उनका प्यार समझकर आप यहाँ आ जाइए। शादी करना या ना करना वो आपकी मर्जी, पर यहाँ ना आकर आप नानी माँ का दिल तो मत तोड़ो। आपको पता है वो मुझसे कह रही थी, देखना मेरे छोटे को जैसे ही मेरी तबीयत का पता चलेगा, वो भागते हुए यहाँ आ जाएगा। गौरव कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है और फिर धीरे से कहता है, ठीक है सीमा, उनसे कुछ मत कहना, मैं आ रहा हूँ। करीब 20 मिनट के बाद गौरव जब सीमा के बताए हुए एड्रेस पर पहुंचता है, तो उसका दिल अचानक बहुत जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे एक पल के लिए ऐसा लगता है कि 5 सालों से जिसे वो ढूंढ रहा है, वो अब उसके बहुत पास है। वो अपने मन में कहता है, न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि 5 सालों का इंतजार आज मेरा खत्म होने वाला है। वो जैसे ही घर की दहलीज पर कदम रखता है, तो आलोक जी सोफे से उठ जाते हैं और बहुत सम्मान के साथ उसे अंदर लेकर आते हैं। आलोक जी गौरव को पहले से ही जानते थे, क्योंकि गौरव तो एसपी था और पहले भी वो दोनों एक दूसरे से मिल चुके थे। और वो गौरव को बहुत पसंद भी करते थे, क्योंकि गौरव की सूझबूझ की वजह से बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल पकड़े गए थे। गौरव उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, सर, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। गौरव की खूबसूरत पर्सनालिटी को देखकर ज्योति की मम्मी शोभा जी मन ही मन उसकी बहुत तारीफ करती हैं। मौसम दोपहर से ही खराब था और अचानक जब आसमान में बादल घिरने लगे और ठंडी हवाओं के साथ बारिश की बूंदें धरती को भिगोने लगी थी, तभी ज्योति की गाड़ी गेट के सामने आकर रुकती है। ज्योति येलो कलर का सूट पहने थी और बारिश से बचने के लिए सूट के दुपट्टे से वो अपना सर ढक लेती है और तेज तेज कदमों से चलती हुई वो जैसे ही घर के अंदर कदम रखने वाली थी, कि तभी हवा के झोंके से उसका दुपट्टे से मुंह ढक जाता है। वो दुपट्टा हटाते हुए कहती है, मम्मी, आपने गेट बंद करके क्यों नहीं रखा? बाहर का मौसम बहुत खराब हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। ज्योति के आने से पहले ही गौरव किसी से फोन पर बात कर रहा था, इसलिए जब गौरव के कानों में ज्योति की आवाज पड़ती है, तो गौरव ज्योति की तरफ हैरानी भरी नजरों से देखने लगता है। ज्योति अपने चेहरे से जैसे ही दुपट्टा हटाती है, तो सामने खड़े गौरव को देखकर उसकी सांसें थमने लगती हैं। एक पल के लिए उसे ऐसा लगता है कि मानो उसके शरीर से किसी ने जान ही निकाल ली है। वो पथराई आंखों से कुछ देर तक गौरव को देखती रहती है। उधर गौरव, जिसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि जिससे वो 5 साल से मिलने की तमन्ना लिए एक एक दिन काट रहा है, वो ज्योति अब उसके सामने है। बेख्याली में एक एक कदम बढ़ाते हुए वो ज्योति के सामने आकर खड़ा हो जाता है, तो ज्योति भी अपना एक एक कदम पीछे हटाते हुए उससे दूर जाने लगती है। आलोक जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा ज्योति, इनसे मिलो, ये हैं सीता देवी, गौरव प्रताप सिंह की नानी माँ। वो जैसे ही सीता देवी की तरफ देखती है, तो उन्हें पहचान जाती है, लेकिन फिर भी वो उनसे ना कुछ बोलती है और ना उन्हें प्रणाम करती है। वो बस एक एक कदम पीछे करते हुए वहां से भागते हुए अपने कमरे में आ जाती है और गेट लॉक करके रोने लगती है।
सीता देवी को यह देखकर बहुत आश्चर्य होता है कि जिस ज्योति की वो तारीफें करते हुए नहीं थक रही थी, वही ज्योति आज उन्हें अपने घर पर देखकर ना तो मुस्कुराई और ना ही उनसे कोई बात की और भागकर वहां से चली गई। शोभा जी सोफे से उठते हुए कहती हैं, शायद ज्योति किसी बात से डिस्टर्ब है, इसीलिए वो यहाँ से चली गई है। अभी उसे बुला कर लाती हूँ। सीता देवी थोड़ा तुनुक मिजाज की थी। जितनी जल्दी वो किसी से खुश हो जाती थी, उतना ही जल्दी नाराज। और जब ज्योति उनसे बिना कुछ कहे वहां से चली गई, तो उन्हें ज्योति पर बहुत गुस्सा आता है। वो उठकर खड़ी हो जाती हैं और कड़क अंदाज में कहती हैं, कोई बात नहीं, हम लोग फिर कभी आ जाएंगे। इतना कहते हुए वो जैसे ही सोफे से उठने लगती हैं, तो गौरव उनके पास आता है और मुस्कुराते हुए कहता है, नानी माँ, अभी बाहर जाना ठीक नहीं है क्योंकि मौसम बहुत खराब है। इतना कहते हुए वो उन्हें इशारे से सोफे पर बिठा देता है और आलोक जी से ऑफिस से रिलेटेड बातें करने लगता है। सीता देवी आंखें फाड़े एकटक गौरव को देख रही थी और अपने मन में कह रही थी, छोटे, मैं जानती हूँ कि इस लड़की की खूबसूरती देखकर तुम फिसल गए, जैसे मैं कल फिसल गई थी। लेकिन अब तो मैं तुम्हारी शादी इस लड़के से बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मुझे देखा तो ऐसे भागकर अपने कमरे में चली गई, जैसे मैं कोई जहरीली नागिन हूँ और उसे डसने यहाँ आई हूँ। वो सीमा को अपने पास बुलाती हैं और धीरे से कहती हैं, सीमा, देख रही हो मेरे नाती को? वही लड़की इसे पसंद आई जो इसकी नानी को देखकर भाग गई। तुम इसे अच्छी तरह से समझा देना। मैं इस लड़की के साथ तो छोटे की शादी नहीं होने दूंगी। शोभा जी ज्योति को बुलाने के लिए उसके कमरे में जाती हैं, तो ज्योति कमरा लॉक किए हुए रो रही थी। वो बहुत धीरे से दरवाजा नॉक करती है, तो ज्योति जल्दी से अपने आंसू पोंछकर दरवाजा खोलती है और अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी, ये सीता देवी यहाँ क्यों आई हैं? क्या आप लोग इन्हें पहले से जानते हैं? और आप लोगों ने इन्हें इतने मान सम्मान के साथ क्यों बिठाया है? बेटा, मैं तो इन्हें नहीं जानती थी, लेकिन तुम्हारे पापा गौरव को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वो इस शहर का एसपी है, इसलिए तुम्हारे पापा ऑफिस के काम से उससे मिलते रहते हैं। मम्मी, उन लोगों से कहिए कि वो लोग अभी का अभी यहाँ से चले जाएं। बेटा, धीरे बोल, सीता देवी सुन लेंगी। तो सुनने दो मम्मी, मैं चाहती हूँ कि वो मेरी बात सुन लें और यहाँ से चली जाएं। वो तुम्हारे रिश्ते की बात करने आई हैं। तुम्हारे पापा और दादी को तो गौरव बहुत पसंद आया है। शोभा जी की बात सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो अपनी मम्मी का हाथ पकड़कर बोली, मम्मी, इस बारे में सोचना भी मत। मैं जहर खाकर मरना पसंद करूंगी, लेकिन इसके साथ शादी करना नहीं। ज्योति, क्या तुम गौरव को पहले से जानती हो? अगर हाँ, तो तुम इसे नापसंद क्यों करती हो? ऐसी कौन सी बात है जिस वजह से तुम गौरव को देखकर इतना गुस्सा कर रही हो? ज्योति के पास उसकी मम्मी के सवालों का कोई जवाब नहीं था कि वो गौरव से क्यों नफरत करती है। उसने आज तक अपने साथ हुए हादसे के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया था और अब सच्चाई बताकर वो अपने मम्मी पापा के सामने खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। सबसे बड़ी बात थी कि अगर उसकी दादी को ये बात पता चल जाती, तो शायद उन्हें तो अटैक ही पड़ जाता, क्योंकि उनका तो यही मानना है कि बेटियां घर की इज्जत होती हैं और जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी बेटी की इज्जत तो किसी ने पहले ही, तो वो शर्म से मर ही जाएंगी। वो गहरी सांस लेते हुए कहती है, मम्मी, बस मैं इस लड़के से शादी नहीं करना चाहती और आप पापा को समझा दीजिए। करीब आधा घंटा हो जाता है और जब ज्योति नीचे नहीं उतर कर आती है, तो सीता देवी गुस्से भरे लहजे में गौरव से कहती हैं, छोटे, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे मेडिसिन खानी है, इसलिए अब घर चलो। गौरव
आंखों ही आंखों में उन्हें बैठने का इशारा करता है। लेकिन सीता देवी घूर कर उसे देखती हैं और फिर हाथ जोड़कर आलोक जी से कहती हैं, मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई, पर शायद आपकी बेटी को मुझे यहाँ देखकर कोई खुशी नहीं हुई, इसलिए वो अभी तक नीचे नहीं आई है। खैर कोई बात नहीं। आलोक जी हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बेटी ने आज तक कभी किसी के साथ ऐसा बिहेव नहीं किया है। मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। सीता देवी अपने घर आ जाती हैं और गुस्सा करते हुए कहती हैं, छोटे, उस डीआईजी के यहाँ तुम्हें आने के लिए किसने कहा था? और अगर आ भी गए थे तो वहाँ मेरे कहने के बावजूद भी तुम क्यों बैठे रहे? और वो डीआईजी की बिटिया तुम्हें इतनी पसंद क्यों आ गई? जब वो देखती हैं कि गौरव उन्हें हैरानी भरी नजरों से देख रहा है, तो वो मुंह बनाते हुए कहती हैं, हाँ हाँ ठीक है, मैंने ही कहा था कि वो लड़की बहुत खूबसूरत है। लेकिन सुनो, अब वो लड़की मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। ना तो उसकी आवाज अच्छी है और ना ही वो, तुम्हें पता है, कल मैंने चश्मा नहीं पहना था, इसलिए मैं ठीक से उसका रूप रंग नहीं देख पाई। पर आज मैंने जब उसे देखा तो वो मुझे बहुत बदसूरत लगी, इसलिए अब तुम उसका ख्याल मन से निकाल दो। मैं तो अपने नाती के लिए एक चांद सी दुल्हन लाऊंगी, जो बहुत संस्कारी हो और बड़ों की इज्जत करना जानती हो। इसलिए उस लड़की की बातें आज के बाद इस घर में नहीं होंगी। गौरव को इस समय अपनी नानी माँ की बातों पर बहुत हंसी आ रही थी, पर वो हंसता नहीं है। गौरव जानता था कि इस समय नानी माँ से कुछ भी कहना बेकार है, क्योंकि वो उनका गुस्सा बहुत अच्छी तरह से जानता था। एक बार अगर वो किसी बात की जिद कर लेती हैं, तो इतनी आसानी से उस बात के लिए नहीं मानती। यही बात सोचकर वो उनका हाथ पकड़ता है और कहता है, नानी माँ चलो, मैं आपको आपके कमरे में छोड़ आता हूँ। उधर ज्योति के पापा उससे पूछ रहे थे कि आखिर उसने सीता देवी के साथ ऐसा क्यों किया। पापा, मुझे वो लड़का पसंद नहीं। अगर तुम्हें गौरव नहीं पसंद है तो तुम मुझे बाद में कह सकती थी। मैं कौन सा तुम्हें जबरदस्ती आज ही मंडप में बिठाने जा रहा था। शोभा जी भी थोड़ी नाराजगी दिखाते हुए कहती हैं, ज्योति, मैं नहीं जानती कि तुमने नीचे उन लोगों के साथ ऐसा क्यों किया, पर मैं एक बात जरूर जानना चाहती हूँ कि तुम्हें गौरव क्यों नहीं पसंद है। बस मम्मी, मैंने कहा ना कि मुझे वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं। तुम तो उसे जानती भी नहीं हो और ना ही तुमने उससे बात की। बस 2 मिनट चेहरा देखकर तुम्हें वो लड़का नापसंद कैसे हो गया? आलोक जी गुस्से भरे लहजे में कहते हैं, ज्योति, जब तक तुम मुझे कोई ठोस कारण नहीं बताओगी, तब तक मैं शादी के लिए इनकार नहीं करूंगा। बचपन से लेकर आज तक मैंने तुम्हारी हर बात मानी है, लेकिन ये बात मैं नहीं मानूंगा। और तुम्हारे पिता होने के नाते मुझे ये पूरा अधिकार है कि तुम्हारी शादी का फैसला मैं कर सकूं, और इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुमने सिर्फ 2 मिनट उसे देखा है, लेकिन मैं आज उसे 2 साल से जानता हूँ। वो बहुत काबिल अफसर है और बहुत मेहनत और लगन से यहाँ तक पहुँचा है। और सबसे बड़ी बात, वो कैरेक्टर का बहुत अच्छा लड़का है। ज्योति अपने मम्मी पापा की तरफ से नजरें फेरते हुए मन में कहती है, पापा, अब मैं कैसे बताऊं कि जिस लड़के के कैरेक्टर की आप तारीफ कर रहे हैं, उसी लड़के ने आपकी बेटी के कैरेक्टर पर दाग लगाया है। जो लड़का आपको बहुत शरीफ और काबिल लग रहा है, उस लड़के की वजह से ही मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। वो तो आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिला, तो मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। और सब कुछ जानने के बाद मैं गौरव से शादी कैसे कर सकती हूँ? आज भी जब मुझे वो दिन याद आता है तो मेरी रूह कांप जाती है। दोस्तों, क्या गौरव ज्योति को शादी के लिए मना पाएगा और उसका प्यार हासिल कर पाएगा?
जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनें। और हाँ दोस्तों, कहानी अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ दोस्तों कहानी के प्रति एक छोटा-सा प्यारा-सा कमेंट, कमेंट बॉक्स में ज़रूर किया करें, क्योंकि सच में मुझे आपका कमेंट पढ़कर बहुत खुशी होती है। सो प्लीज़ दोस्तों कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे थोड़ा-सा सपोर्ट करें, क्योंकि इस सफ़र में आपके सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकती। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में।